Good morning, student. Today I will discuss a new topic of this chapter. This new topic is Planning Commission and Niti Aayog. Okay. Actually, Planning Commission came into existence in March 1950. Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru was its first chairman. The main function of Planning Commission was distribution of resources and effective utilization of material, capital, human resources. This commission had suggested development of 5-year plans. Till now, we have completed 12 5-year plans from 1951 to 2017. ओके एक्चुअली इंडिया का जो प्लानिंग कमीशन है वो 1950 में इस्टेब्लिश हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन थे. एक्चुअली पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरी कंट्रीज गए थे जापान में और वहाँ उन्होंने देखा कि जापान में जो डेवलपमेंट है वो बहुत स्पीड से हो रहा है और डेवलपमेंट का जो रेट है वो जापान में बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया. तो उन्होंने ये नोटिस किया कि इंडिया में जो डेवलपमेंट है उसका रेट स्लो क्यों है और जापान में जो डेवलपमेंट है उसका रेट इतना हाई क्यों है. तो बाद में ये पता चला कि जापान के अंदर 5-year प्लान बनते हैं. जब गवर्नमेंट सेलेक्ट होती है 5 years के लिए तो वो एक प्लान बनाती है कि अगले 5 साल में वो कंट्री में कितना डेवलपमेंट करेगी, कितनी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करेगी, कितने हॉस्पिटल स्कूल्स इस्टेब्लिश करेगी, कितनी यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश करेगी, कितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ करेगी, जीडीपी किस रेट से इंक्रीज़ होगा. तो ये सारी चीज़ें तय हो जाती हैं कि अगले 5 साल में हमें कितने हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करने हैं, अगले 5 साल में कितने स्कूल्स, कितनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करनी है, कितना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है, किस रेट से डेवलपमेंट होगा अगले 5 साल में, ये पहले से तय हो जाता है. तो जो दूसरी कंट्रीज थी, जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, वहाँ 5-year प्लान यूज़ हो रहा था, लेकिन इंडिया में 5-year प्लान यूज़ नहीं हो रहा था. तो जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि हमारे इंडिया के अंदर भी जो है वो 5-year प्लान होना चाहिए, हम भी प्री प्लान काम करें और हम जब प्री प्लान काम करेंगे तो फिर डेवलपमेंट का जो रेट है वो इंक्रीज़ होगा. और तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि इंडिया के अंदर भी प्लानिंग कमीशन होना चाहिए जैसे अदर कंट्रीज़ के अंदर है. इसी वजह से जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में इंडिया के अंदर प्लानिंग कमीशन स्टार्ट किया और जवाहरलाल नेहरू खुद प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन थे. तो ये प्लानिंग कमीशन जो है 1950 में इस्टेब्लिश हुआ था. ओके, प्लानिंग कमीशन का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि हमारी कंट्री के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज का इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए. एक्चुअली हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो एक तो हैं ह्यूमन रिसोर्सेस. ह्यूमन बीइंग जो है, इंडिया के पास ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं हो रहा. बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉय हैं. इसका मतलब उनकी जो इफ़िशेंसी है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो एबिलिटी है वो हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, वो वेस्टेज जा रही है. तो इंडिया के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज भी बहुत है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज को भी इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है हमें. इसके साथ साथ एक होता है इसमें मटेरियल
कैपिटल। मटेरियल कैपिटल का मतलब यह है कि हमारे पास जो मिनरल्स हैं, जो मेटल हैं, जो नॉन मेटल हैं, जो रॉ मटेरियल है, उसका भी इफेक्टिवली यूज करना है। ये मटेरियल रिसोर्सेस हुआ। ओके इसके अलावा एक और होता है इसमें आपका, जो हमारे पास मशीन्स हैं, जो टेक्नोलॉजी हैं, उनका भी इफेक्टिवली ऑप्टिमम यूज होना चाहिए। ओके तो एक तरह से हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, जैसे कि एक है आपका ह्यूमन रिसोर्सेस, एक है आपका कैपिटल रिसोर्सेज। कैपिटल रिसोर्सेज के अंदर मशीन और टेक्नोलॉजी आ जाती हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के अंदर जो इफिशिएंसी है, जो नॉलेज है, वो यूज होना चाहिए। अब सपोज कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो एमबीए कर चुका है लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही, तो उसके अंदर जो नॉलेज है कि वो कि एक कंपनी की वो पॉलिसीज बना सकता है, कंपनी के मैनेजमेंट को इफेक्टिवली रन कर सकता है, कंपनी को मैनेज कर सकता है, ये उसकी इफिशिएंसी है, उसकी अंदर उसकी स्किल है। लेकिन वो एमबीए वाला जो पर्सन है वो अनएम्प्लॉय है, तो उसकी इफिशिएंसी यूज नहीं हो रही। तो हमें जो पर्टिकुलर पर्सन एमबीए कर चुका है या इंजीनियरिंग कर चुका है, उसके अंदर जो इफिशियंसी है, उस इफिशियंसी को, प्रोडक्टिविटी को, स्किल को भी हमें यूज करना है। ओके तो जो ह्यूमन कैपिटल है उसको भी यूज करना है, और जो कैपिटल रिसोर्सेज है जैसे मशीन और टेक्नोलॉजी, उनको भी यूज करना है। जो मटेरियल रिसोर्सेज है जैसे कि रॉ मटेरियल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, मेटल, नॉन मेटल, इनको भी हमें इफेक्टिवली यूज करना है। तो प्लानिंग कमीशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है था, मेन एम था प्लानिंग कमीशन का, वो ये था कि हमारे पास जो 3 रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन कैपिटल और रॉ मटेरियल और कैपिटल रिसोर्सेज मशीन्स, इनका हमें इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। इन रिसोर्सेज को हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज करना है, यानी मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम गुड्स प्रोड्यूस करना है, और रिसोर्सेज वेस्टेज नहीं होना चाहिए। our aim is that to use our aim is that to produce maximum goods with minimum resources। कम से कम रिसोर्सेज से मैक्सिमम गुड्स प्रोड्यूस करें और रिसोर्सेज वेस्टेज ना हो, और सबका इफेक्टिवली हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें। ये हमारा मेन एम था प्लानिंग कमीशन का। इसके अंदर अभी प्लानिंग कमीशन ने ये सजेस्ट किया था कि हम 5 ईयर्स के प्लान बनाएंगे। एक प्लान हमारा 5 ईयर्स का होगा, जब 5 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे तो सेकंड प्लान स्टार्ट होगा, वो भी 5 ईयर्स का होगा। ओके 1951 से हमारे प्लान्स बनना स्टार्ट हो गए थे। 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था, जो 1955 तक खत्म हो गया था फर्स्ट 5 प्लान। इंडिया के अंदर अभी तक 12 5 ईयर प्लान बन चुके हैं। 1951 से लेकर 2017 तक 12 5 ईयर प्लान्स इंडिया में हो चुके हैं अभी तक। एक्चुअली 12 5 ईयर प्लान जो खत्म होता वो 2017 में खत्म होता, लेकिन उसको बीच में 2015 के अंदर रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक नीति आयोग बनाई, और नीति आयोग जो है वो प्लानिंग कमीशन की जगह बनी है। प्लानिंग कमीशन 2015 में खत्म हो गया, और प्लानिंग कमीशन की जगह पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नीति आयोग स्टार्ट कर दी। इस तरह से प्लानिंग कमीशन जो है वो 1951 से स्टार्ट हुआ। प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था 1950 में, लेकिन 1951 से फर्स्ट प्लान बना, फिर सेकंड बना, फिर थर्ड बना। इस तरह से पूरे 12 5 ईयर प्लान बने थे। 12 जो 12 5 ईयर प्लान है वो 2017 में खत्म होता, लेकिन उसको 2015 में 12 5 ईयर प्लान को 2015 में ही खत्म कर दिया गया, रोक दिया गया। और 2015 में 1 जनवरी 2015 में जो है वो नीति आयोग आ गई प्लानिंग कमीशन की जगह पर। ओके अब हम ये तो इंट्रोडक्शन था प्लानिंग कमीशन का। अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि नीति आयोग क्या होता है और नीति आयोग के मेन ऑब्जेक्टिव क्या हैं उसमें। नेक्स्ट आपका टॉपिक है नीति आयोग। ऑन 1 जनवरी 2015 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड नीति आयोग। The full form of NITI is National
इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. It is the full form of NITI. On 1st January 2015, the government of India started NITI Aayog in place of Planning Commission. Prime Minister is the chairman of NITI Aayog. At present, Narendra Modi is the chairman of NITI Aayog. NITI Aayog is a policy of think tank of the government of India. NITI Aayog involve states in economic policy making in India. The main difference between NITI Aayog and Planning Commission is that NITI Aayog provide advice to the central government as well as state government by using bottom to top approach, whereas Planning Commission used top to bottom approach. It is the first difference. And the second difference is that NITI Aayog include involvement of state government in policy making, but Planning Commission does not involve the state government for making policies, for deciding national objectives, goal, etc. Okay. नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में स्टार्ट हुई थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लानिंग कमीशन की जगह पर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में स्टार्ट की. नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है वो ये है. अगर हम नीति जो इसमें है इसका फुल फॉर्म देखें तो वो है द नेशनल, एन से नेशनल, आई से इंस्टीट्यूशन, फॉर टी से ट्रांसफॉर्मेशन, आई से इंडिया. द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है. ओके. नीति आयोग का जो चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर होता है. जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो नीति आयोग का चेयरमैन होगा. ये डिसाइडेड है इसके अंदर. नीति आयोग के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किया गया है. स्टेट गवर्नमेंट भी अपना डिसीजन दे सकती है. जो एक कंट्री के ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक कंट्री के जो गोल हैं उनको अचीव कैसे किया जाए, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस या अपना व्यू दे सकती है. जैसे जो नेशनल ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव करना है, पॉवर्टी रिमूव करना है, करप्शन रिमूव करना है, ओके, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, और ये बहुत सारे नेशनल ऑब्जेक्टिव हैं जो हमें अचीव करने हैं. और ये इन नेशनल ऑब्जेक्टिव को हम कैसे अचीव करें, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस दे सकती है और अपने व्यूज दे सकती है. ओके. तो नीति आयोग के अंदर स्टेट गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट है वो इंक्रीज हो गया है इसके अंदर. अगर हम बात करें कि नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में डिफरेंस क्या है, दो मेन डिफरेंस है प्लानिंग कमीशन में और नीति आयोग में. एक्चुअली जो नीति आयोग है वो नीति आयोग जो और प्लानिंग कमीशन में जो मेन डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि प्लानिंग कमीशन जो था उसमें टॉप टू बॉटम चला करता था. टॉप टू बॉटम अप्रोच. टॉप टू बॉटम का मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को गाइडेंस प्रोवाइड करेगी कि आपको कोई भी काम किस तरह से करना है.
प्लानिंग कमीशन के अंदर स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम था। स्टेट गवर्नमेंट अपने व्यूज, अपने आइडियाज सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दे सकती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही जो है नेशनल ऑब्जेक्टिव और टारगेट और अचीव फिक्स करती थी। प्लानिंग कमीशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था, स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस प्रोवाइड करती थी, और सारे इंस्ट्रक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट के पास आते थे, यानी टॉप टू बॉटम काम होता था। लेकिन नीति आयोग में जो है वो अपोजिट है, वो बॉटम टू टॉप होता है। बॉटम टू टॉप का मतलब ये हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने आइडियाज, अपने व्यूज सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी कि किस तरह से हम नेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करें, अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव करें, पॉवर्टी रिमूव करें, है ना, करप्शन खत्म करें, इन्फ्लेशन कंट्रोल करें, जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उनको कैसे अचीव करें। तो नीति आयोग ने जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज कर दिया है, और नीति आयोग में जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ मूव करते हैं, यानी कि इसका मतलब बॉटम टू टॉप मूव होता है। तो नीति आयोग जो है वो बॉटम टू टॉप अप्रोच यूज करती है, और प्लानिंग कमीशन जो है वो टॉप टू बॉटम अप्रोच यूज करती है। एक डिफरेंस ये हुआ इसके अंदर। नीति include involvement of state government in policy making, deciding national objectives, goal, etc. सेकेंड जो डिफरेंस है नीति आयोग में और प्लानिंग कमीशन में ये है कि प्लानिंग कमीशन के अंदर स्टेट गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन नीति आयोग के अंदर स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। तो दो मेन डिफरेंस हुए नीति आयोग में और प्लानिंग कमीशन में। एक जो पहला डिफरेंस जो मैंने बताया वो ये था कि प्लानिंग कमीशन में हम टॉप टू बॉटम अप्रोच यूज करते थे, नीति आयोग के अंदर बॉटम टू टॉप अप्रोच यूज करते हैं। दूसरा डिफरेंस ये था कि प्लानिंग कमीशन के अंदर स्टेट गवर्नमेंट का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन नीति आयोग के अंदर स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। ओके, अब नीति आयोग के कौन कौन से मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, नीति आयोग के जो मेन एम हैं, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव और एम ऑफ द नीति आयोग इज टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी। नीति आयोग का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। फर्स्ट ऑफ ऑल, फूड सिक्योरिटी किसे कहते हैं? फूड सिक्योरिटी के अंदर 3 एलिमेंट हैं, और तीनों एलिमेंट का फुलफिल होना जरूरी है, तभी फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड हो सकती है, अदरवाइज नहीं। फर्स्ट जो एलिमेंट है फूड सिक्योरिटी के अंदर वो है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन द मार्केट। सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फूड इज अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट के अंदर जो फूड ग्रेन है, वीट और राइस और फूड जो है मार्केट के अंदर सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल होनी चाहिए। जितनी डिमांड है फूड की, उतनी फूड की मार्केट में सप्लाई होनी चाहिए, ताकि सबकी डिमांड फुलफिल हो सके। sufficient quantity of food must be available in the market for each and every person. First element. Second element है कि food must be available in the market at a very low price so that each and every person can purchase the food. सेकेंड एलिमेंट ये है कि मार्केट के अंदर जो फूड अवेलेबल है वो उसके प्राइस मिनिमम प्राइस हो, ताकि एक पुअर पर्सन भी वो फूड परचेज कर सके और अपनी बेसिक नीड को सेटिस्फाई कर सके। ओके, तो द सेकेंड जो एलिमेंट है वो ये है कि फूड मस्ट बी अवेलेबल इन द मार्केट एट ए मिनिमम और प्राइस एट ए लो प्राइस सो दैट ईच एंड एवरी पर्सन कैन इजीली परचेज इट। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट ये है कि जो पब्लिक है वो अपने घर से मार्केट तक इजीली अप्रोच कर सके, पहुंच सके। ओके,
अब एक्सेसिबिलिटी मतलब इजीली पहुंच सके। अब ये कैसे है, एक्चुअली होता क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में फूड भी अवेलेबल है, उसके प्राइस भी लो हैं, और एक पर्टिकुलर पर्सन के पास इतने अमाउंट है कि वो फूड परचेज कर सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मार्केट से फूड परचेज नहीं कर पा रहा। मार्केट में फूड भी अवेलेबल है, उसके प्राइस भी लो हैं, और जितने प्राइस है उससे ज्यादा अमाउंट एक पर्टिकुलर पर्सन के पास है, उसके बावजूद वो पर्टिकुलर पर्सन मार्केट में जाकर फूड परचेज नहीं कर पा रहा। ये तीसरा एलिमेंट है। अब क्यों नहीं परचेज कर पा रहा? कुछ सरकमस्टांसेस हैं, जैसे अक्सर कश्मीर में विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है। इतना स्नोफॉल होता है कि घर के आगे बर्फ जमा हो जाता है, जो रोड्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। मार्केट में जो शॉप्स हैं उन शॉप के सामने बर्फ जमा हो जाता है, और मार्केट में जो है शॉप्स में फूड ग्रेन है और लो प्राइस पर अवेलेबल है, और कश्मीर के जो लोग हैं उनके पास अमाउंट भी है फूड परचेस करने के लिए, लेकिन बर्फ की वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया कि वो लोग अपने घर से मार्केट नहीं जा पा रहे हैं फूड परचेस करने के लिए। हालांकि मार्केट में फूड अवेलेबल है, उसके प्राइस लो भी हैं, और पब्लिक के पास पैसा भी है फूड परचेस करने के लिए, लेकिन इजीली वो मार्केट तक अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं कि स्नोफॉल की वजह से। या सपोज कर्फ्यू लग जाता है, जब कर्फ्यू लग जाता है तो आप अपने घर से बाहर नहीं जा सकते। अब अचानक कर्फ्यू लग गया और हमारे घर में जो मेन सामान था वीट और राइस ख़त्म हो गया। मार्केट में वीट राइस अवेलेबल है, उसके लो प्राइस है, हमारे पास अमाउंट है वीट और राइस खरीदने के लिए, लेकिन हम मार्केट में नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ है। ये तीसरा एलिमेंट हुआ। तो यहाँ पे कहते हैं फूड सिक्योरिटी में तीनों एलिमेंट होना चाहिए। तीनों एलिमेंट कौन कौन से होना चाहिए? एक तो मार्केट में फूड अवेलेबल हो सफिशिएंट क्वांटिटी में, ताकि हर किसी की डिमांड फुलफिल हो सके। दूसरा एलिमेंट फूड के प्राइस मिनिमम हो, लो प्राइस हो, ताकि हर पुअर पर्सन उसे परचेस कर सके। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है कि हम इजीली अपने घर से मार्केट में जाकर फूड परचेस कर सकें। ओके, ये तीनों अगर पॉसिबिलिटी हैं, अगर ये तीनों फैक्टर फुलफिल हो गए तो उसे कहेंगे फूड सिक्योरिटी। और फूड सिक्योरिटी के अंदर ये भी पॉइंट आता है कि जो हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं वो एक तरह से 100% प्योर होना चाहिए, उसमें एडल्टेशन यानी कि मिलावट नहीं होना चाहिए। ये भी फूड सिक्योरिटी का एक पार्ट है। तो नीति आयोग का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी टू द पब्लिक। इट मीन्स Niti Aayog, the main aim of the Niti Aayog is to provide food security. It means food is available in the market for each and every person. Sufficient quantity of food is available in the market for each and every person. The price of food the price of food is very low, so that each and every person can purchase the food, and we can easily go to the market and purchase the food. Side by side, food must be 100% pure. Okay. Next objective of Niti Aayog: maximum return of farmers for his crops. इसका मतलब ये है कि जो फार्मर 6 महीने 8 महीने मेहनत करते हैं बेचारे, सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक जो है वो लगातार अपने खेतों में मेहनत करते हैं। पहले जो है वो प्लफिंग कर रहे हैं, बीज बोते हैं, इरिगेशन का काम करते हैं, सिंचाई का काम करते हैं, फिर जब फसल बड़ी होती है तो फिर उसको काटते हैं। काटने के बाद जब वो सेल करने जाए मार्केट में तो फार्मर्स को अपनी क्रॉप्स का मैक्सिमम रिटर्न मिलना चाहिए। एक ऑब्जेक्टिव ये है। अगर वो क्रॉप्स कल्टीवेट करने में 5 लाख रुपए उन फार्मर की कॉस्ट लगी है ना,
फर्टिलाइज़र परचेज किया, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड परचेज किया, तो अगर 5 लाख रुपए क्रॉप्स कल्टीवेट करने की कॉस्ट है, तो जब वो मार्केट में जाकर फार्मर अपनी क्रॉप सेल करें तो उनको 5 लाख से ज़्यादा मिलना चाहिए, 7 8 9 लाख मिलना चाहिए, ताकि उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। तो फार्मर्स को अपनी क्रॉप्स का मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न मिलना चाहिए, क्योंकि वो 8 9 महीने लगातार दिन रात धूप में, गर्मी में, बारिश में काम करते हैं। दे मस्ट गेट मैक्सिमम रिटर्न फॉर देयर क्रॉप्स। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी। हमें अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर न्यू टेक्निक और मॉडर्न मशीन्स यूज़ करना चाहिए, ताकि मॉडर्न मशीन और न्यू टेक्नोलॉजी से हमारी गुड्स की क्वालिटी इंप्रूव हो। कम वक्त में अगर हम न्यू टेक्निक मॉडर्न मशीन यूज़ करेंगे तो हम कम से कम रिसोर्सेज से कम टाइम में मैक्सिमम गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, और गुड्स की क्वालिटी भी अच्छी होगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो प्राइस कम होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, कस्टमर को भी आसानी हो जाएगी। कस्टमर को एक्चुअली चीप एंड बेस्ट गुड्स मिलेगा। आजकल कस्टमर क्या चाहता है? चीप एंड बेस्ट, सस्ता भी हो और अच्छा भी हो। जब हम न्यू टेक्निक मॉडर्न मशीन यूज करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने की वजह से प्राइस कम हो जाते हैं, तो हमारा गुड्स चीप हुआ, सस्ता हो गया। और न्यू टेक्नोलॉजी और मॉडर्न मशीन से गुड्स की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। जब गुड्स की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, बेटर क्वालिटी का गुड्स प्रोड्यूस होता है, तो बेस्ट भी हुआ गुड्स, क्योंकि क्वालिटी अच्छी हो गई तो गुड्स बेस्ट भी हुआ, और कॉस्ट कम होने से प्राइस कम हो गया तो चीप भी हुआ। इस तरह से चीप एंड बेस्ट हो गया गुड्स। तो ये कंज्यूमर के लिए बहुत फायदा रहेगा, और इंडस्ट्री के लिए भी फायदा रहेगा कि इंडस्ट्री अगर न्यू टेक्निक मॉडर्न मशीन यूज करेगी तो कम वक्त में कम रिसोर्सेज से ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर सकती है, ज़्यादा सेल कर सकती है, प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है सेल करने पर, और गुड्स की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी, उसकी डिमांड भी बढ़ सकती है क्वालिटी इंप्रूव होने की वजह से। कॉस्ट कम होने की वजह से प्राइस कम होगा तो और डिमांड बढ़ेगी, सेल ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। सो वी मस्ट यूज न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू मशीन्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन अवर इंडस्ट्रीज एज वेल एज इन एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो। ये था आपका थर्ड ऑब्जेक्टिव। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है टू अचीव ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन थ्रू एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी, स्किल डेवलपमेंट एक्सेट्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किसे कहते हैं? नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू अचीव ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है? एक नेक्स्ट चैप्टर है आपका, वो चैप्टर का नाम ही है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आप आगे इंडियन इकोनॉमी के अंदर ये चैप्टर पढ़ेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव आ गया है कि टू अचीव ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किसे कहते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि अगर एक कंट्री की जो ह्यूमन पब्लिक है, अगर हम लोगों की इफ़िशेंसी इंक्रीज हो रही है, हम लोगों की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, हम लोग लॉन्गर लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, बेटर लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, अगर हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो रही है, लिटरेसी रेट इंक्रीज हो रहा है, हम अच्छी हेल्थ इंजॉय कर रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव हो रहा है, इसे कहेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एक होता है ह्यूमन कैपिटल और दूसरा पॉइंट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है। ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ नॉलेज, efficiency, productivity, capability, etc. in a particular person. एक पर्टिकुलर पर्सन की जो इफिशियंसी है, एक पर्टिकुलर पर्सन की जो नॉलेज है, एक पर्टिकुलर पर्सन की जो प्रोडक्टिविटी है, एक पर्टिकुलर पर्सन की जो स्किल है, उसको कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किसे कहते हैं? एक पर्टिकुलर पर्सन की अगर इफिशियंसी इंक्रीज हो रही है, एक पर्टिकुलर पर्सन की नॉलेज इंक्रीज हो रही है, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो रही है, वो लॉन्गर लाइफ एंजॉय कर रहा है, बेटर लाइफ एंजॉय कर रहा है, उसका स्टेटस इंक्रीज हो रहा है, तो उसे कहेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। So human capital is the stock of knowledge, efficiency, productivity, skill of any particular person.
And human capital formation is the increase in efficiency, productivity, increase in knowledge, increase in efficiency, increase in the productivity of particular person, increase the life expectancy. Okay, it is said to be human capital formation. तो एक कंट्री में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन उस वक्त होगा जब लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो, जब लोग लॉन्गर लाइफ इंजॉय करें, बेटर लाइफ इंजॉय करें, जब लोगों की नॉलेज इंक्रीज हो, इफिशिएंसी इंक्रीज हो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए अवेलेबल हो, अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी रिड्यूस हो, तो इसे कहेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. तो नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है नीति आयोग का वो ये है टू अचीव ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन थ्रू एजुकेशन फैसिलिटी, थ्रू मेडिकल फैसिलिटीज, थ्रू हेल्थ फैसिलिटीज, ओके, थ्रू ट्रेनिंग सेंटर्स एक्सेट्रा. एक्चुअली ट्रेनिंग सेंटर्स में लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, उस ट्रेनिंग से इफिशिएंसी इंक्रीज होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी. ओके, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसने अभी एमबीए किया है और एमबीए करने के बाद अगर उसकी जॉब हो जाती है किसी पर्टिकुलर कंपनी में एज ए मैनेजर, तो पहले उसको 6 महीने ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद फिर उसको वर्क असाइन करते हैं, ये आप काम करना है. ट्रेनिंग क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेशर होता है, एमबीए किया है अभी, वो उसको बुकिश नॉलेज होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती. बुकिश नॉलेज में प्रैक्टिकल नॉलेज में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है. जो हम अकाउंट मेंटेन करते हैं, जो इस वक्त डबल एंटी बुक कीपिंग सिस्टम के जरिए अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो वो एक अलग है और प्रैक्टिकल नॉलेज अलग है. इसलिए ट्रेनिंग और वर्कशॉप करवाई जाती है फ्रेशर्स को, ताकि वो कंपनी में स्मूथली अपना वर्क और जॉब कर सके. तो ट्रेनिंग से इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, इसलिए ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएं, हॉस्पिटल्स खोले जाएं ताकि लोगों की हेल्थ इंप्रूव हो, मेडिकल ट्रीटमेंट इजीली हो सके. स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी खोले जाएं ताकि एजुकेशन और लिटरेसी रेट इंक्रीज हो. ओके, तो अगर एक कंट्री के अंदर लोगों की इफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, लोगों की नॉलेज इंक्रीज हो रही है, लोग लॉन्गर लाइफ, बेटर लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो रही है, लिटरेसी रेट इंक्रीज हो रहा है, तो इसे कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है टू अचीव ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बाय एस्टेब्लिशिंग न्यू कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, ट्रेनिंग सेंटर्स एक्सेट्रा. ओके, next objective of Niti Aayog is to develop backward areas by the establishment of schools, industries, hospitals, construction of roads, canals, dam, etc. नीति आयोग का जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो बैकवर्ड एरियाज हैं वहाँ पर उनको बैकवर्ड एरियाज को डेवलप किया जाए, और बैकवर्ड एरिया को डेवलप करने के लिए वहाँ पर पक्की रोड्स बनाए जाएं, हॉस्पिटल्स बनाए जाएं, बैकवर्ड एरिया में स्कूल्स खोले जाएं, कॉलेजेस खोले जाएं, वहाँ कैनल्स बनाए जाएं ताकि इरिगेशन फैसिलिटी हो जाए. ओके, इसके साथ साथ डैम बनाए जाएं ताकि वहाँ पर बरसात के मौसम में सैलाब ना आए और लोगों की डेथ ना हो. तो बैकवर्ड एरिया को किस तरह से डेवलप किया जाए, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी होना चाहिए, टेलीफोन फैसिलिटी होना चाहिए, हॉस्पिटल फैसिलिटी होना चाहिए, मार्केटिंग फैसिलिटीज़ होने चाहिए, है ना, तो ताकि बैकवर्ड एरिया को डेवलप किया जाए. तो सो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग इज टू डेवलप द बैकवर्ड एरियाज, एंड बैकवर्ड एरिया कैन बी डेवलप व्हेन वी establish new colleges in the backward areas, when we establish hospitals in the backward areas, when we construct roads, canals, dams in the backward areas, when we provide electricity facilities, health facilities, marketing facilities, education facility, transportation facilities to the backward areas, then backward area can become developed. Okay, so the next objective is that to develop the backward areas. Next objective of Niti Aayog is to support more than 50 million small business which create employment opportunities in the country. Niti Aayog 50 मिलियन से ज़्यादा बिजनेस, स्मॉल बिजनेस को सब फाइनेंशियली
और टेक्नोलॉजिकली सपोर्ट करना चाहती है कि जो कॉटेज इंडस्ट्री हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं, ये ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। और इन नीति आयोग का ये एम है कि मैक्सिमम 50 मिलियन से ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री इस्टेब्लिश किए जाए, इनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए, टेक्नोलॉजिकली सपोर्ट किया जाए, इनको न्यू टेक्नोलॉजी मॉडर्न मशीन प्रोवाइड किया जाए, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड किया जाए, है ना। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा तो उससे आप कॉटेज इंडस्ट्री खोल सकते हैं। सपोज कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो अनएम्प्लॉय है, अब उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर ये इफिशियंसी है, वो नॉलेजेबल है कि वो एक इंडस्ट्री सेटअप कर सकता है। सपोज कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसने वो एमकॉम कर चुका है, या वो एमबीए कर चुका है, या फिर वो फिर बीटेक या एमटेक कर चुका है। अब उसके अंदर एक इफिशियंसी है, स्किल है, लेकिन नॉलेज भी है, लेकिन वो जॉब नहीं मिल रही, तो वो अनएम्प्लॉय है। तो किस तरह से उसको जॉब प्रोवाइड किया जाए? तो एक बहुत सिंपल तरीका है जॉब प्रोवाइड करने का, जिससे जॉब भी प्रोवाइड हो जाएगी और प्लस प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा और जीडीपी भी इंक्रीज होगा। साइड बाय साइड क्या काम हो जाएंगे, कैसे होंगे? अब मैं उसका एक सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ इसी लास्ट पॉइंट के थ्रू। ये इससे पहले नीति आयोग से पहले भी ये हो चुका है कि जो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, अगर सपोज उसके अंदर ये इफ़िशियंसी है कि वो कंपनी को सेटअप कर सकता है, कंपनी को रन कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, मैनेज कर सकता है, उसके अंदर ये इफ़िशियंसी है, उसके अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है, लेकिन उसके पास फाइनेंस नहीं है, पैसा नहीं है, जिसकी वजह से वो इंडस्ट्री सेटअप, कंपनी सेटअप नहीं कर पा रहा और किसी दूसरी कंपनी में उसको जॉब भी नहीं मिल रही, क्यों? अब वो अनएम्प्लॉय है। अब गवर्नमेंट की तरफ से अगर बाय द वे उस पर्टिकुलर पर्सन को लोन मिल जाता है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो वो पर्टिकुलर पर्सन गवर्नमेंट से लोन लेकर या गवर्नमेंट बैंक से लोन लेकर एक छोटी सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अपने घर के अंदर सेटअप कर सकता है। उस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से वो गुड्स प्रोड्यूस करेगा, सेल करेगा, प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट से आहिस्ता आहिस्ता वो लोन वापस कर देगा और खुद की भी उसकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप हो गई। इसके साथ साथ उस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में 10-12 लोग और बाहर के काम करेंगे, उनको भी जॉब मिल जाएगी। उस पर्टिकुलर पर्सन को भी जॉब मिल गई और उसकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर 10-12 लोग काम करेंगे तो उनको भी जॉब मिल जाएगी और प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो जीडीपी भी इंक्रीज होगा। गवर्नमेंट को हम फिर प्रॉफिट पर टैक्स देंगे, कॉर्पोरेट टैक्स भी देंगे, सेल टैक्स भी देंगे, तो गवर्नमेंट की इनकम जनरेट भी होगी, प्लस गवर्नमेंट को लोन वापस करेगा विद इंटरेस्ट, तो तब भी गवर्नमेंट की इनकम जनरेट होगी। अक्सर कुछ लोग करते हैं कि अगर किसी की डबल स्टोरी है, कोई पर्टिकुलर पर्सन है, उसका एक अपना घर है और डबल स्टोरी है, तो अब वो क्या करते हैं कि वो अनएम्प्लॉय है, तो वो पूरी जो उनकी फैमिली है वो फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट हो जाती है और ग्राउंड फ्लोर खाली कर दिया और ग्राउंड फ्लोर पर उन्होंने बैंक से लोन लेकर उसी ग्राउंड फ्लोर पर 5-6 मशीन खरीदी और लॉक के पार्ट्स बनाना, लॉक बनाना शुरू कर दिया। अब बैंक से लोन लेकर, गवर्नमेंट से लोन लेकर उन्होंने जो है वो एक आईडीबीआई बैंक इस्टेब्लिश हुई थी, आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो इस्टेब्लिश हुई थी उसका मेन पर्पस था इंडस्ट्रियल सेक्टर को के लिए लोन प्रोवाइड करना, उनको प्रमोट करना। पहले आईडीबीआई जो है वो ऐसे लोगों को लोन दिया करती थी जो अनएम्प्लॉय थे लेकिन एजुकेटेड थे। अब वो पर्टिकुलर पर्सन अगर बाय द वे आईडीबीआई बैंक से या गवर्नमेंट से या ऐसे लोन लेता है और लोन लेने के बाद 4-5 मशीन खरीदता है, फिर वो लॉक के पार्ट्स बनाता है, खुद को भी जॉब मिल गई और 4-5 लोग उसके यहाँ और काम करेंगे, उनको भी जॉब मिल जाएगी। लॉक के पार्ट्स बनाएगा, लॉक प्रोड्यूस करेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन के साथ साथ जीडीपी भी इंक्रीज होगा। ओके, और वो प्रॉफिट में से लोन वापस भी कर देगा। उसको कोई बिल्डिंग नहीं परचेस करना पड़ी, उसको अपने पास ऑलरेडी बिल्डिंग थी, ठीक है, फर्नीचर भी उसने पुराना अपने घर में यूज कर लिया। इस तरह से वो किसी और की जॉब नहीं कर रहा, अपने यहाँ खुद ही वो एज ए एंटरप्रेन्योर काम कर रहा है। तो एक गवर्नमेंट नीति आयोग का एक ये भी था कि 50 मिलियन से ज़्यादा स्मॉल बिजनेसमैन को सपोर्ट करना है फाइनेंशियली और टेक्नोलॉजिकली। तो ये था आपका नीति आयोग के मीनिंग और नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स और इसके साथ साथ प्लानिंग कमीशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे।